गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो आज हम एक नए चैप्टर के साथ यहाँ पे आने वाले हैं, वो है इनकम, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। ओके, इसके पहले हमने 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं, उसमें से एक है इनकम फ्रॉम सैलरी एंड नेक्स्ट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, सो जो लास्ट वाला हमारा चैप्टर था वो बहुत अच्छे से हमने स्टार्ट टू एंड प्रॉपरली थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल ये दोनों साइड से, है ना, लार्ज मतलब बड़े क्वेश्चंस के साथ ही और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ या शॉर्ट क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं तो ये सारे क्वेश्चंस वहाँ पे हमने कवर किए हैं। ठीक है, सो आज हम नए चैप्टर के साथ यहाँ पे आज स्टार्ट करते हैं, वो है हमारा कैपिटल गेन। सो इनकम, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। सो वी आर इन द इनकम टैक्स। सो इफ यू फाइंड एनी कैपिटल एसेट, अगर आपके बिजनेस में कोई भी कैपिटल एसेट है और उस कैपिटल एसेट से मिलने वाला जो गेन है, प्रॉफिट है, इनकम है, रेवेन्यू है, तो उसको टैक्सेबल कौन से पॉइंट को हमें रिकॉग्नाइज करना है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और जैसे ही आप रिकॉग्नाइज करोगे फिर वो टैक्सेबल है या नहीं है वो हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, सो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, यू हैव ऑलरेडी रिकॉग्नाइज दिस रेवेन्यू which is received from the capital assets. So is it taxable or not, that we will see in this income, computation of income from capital gain. Okay, so let's start with the meaning. Section 45 provides that any profit or gain, just focus first of all properly. If we understand the theoretical part or theoretical definitions, important concepts of this capital gain, accordingly we will have a proper grip to solve the practical questions. Okay, so क्या दिया है देखो यहाँ पे, सेक्शन 45 इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 45 डील करता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में। वहाँ पे क्या कहा जाता है, प्रोवाइड्स दैट एनी प्रॉफिट्स और गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट्स, ये वाला पार्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। So already you know, miss, I have already mentioned that those who are studying this income tax, they are presumed to be expert in accountancy, है ना। अगर वो अकाउंट्स में एक्सपर्ट है तो उनको सारी चीज़ें पता है, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लायबिलिटीज़ दिखाई दे रहे हैं, एसेट्स भी दिखाई दे रहे हैं, तो ये सब कुछ उसमें है। तो वहाँ पे हम कहाँ पे फोकस करने वाले हैं अभी, कैपिटल एसेट से रिलेटेड। एनी प्रॉफिट्स और गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ, ट्रांसफर मीन्स जस्ट बाय लेटिंग, by subletting, by selling, by disposing, है ना, likewise. So ये सारी चीज़ों में, लीज पे अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो तो ये सारी चीज़ों में अगर उसका ट्रांसफ़र हो रहा है तो उस कैपिटल एसेट से मिलने वाला प्रॉफिट एंड गेन इज अफेक्टेड इन द प्रीवियस ईयर। कौन से साल में, दैट इज implied that we are following that in the previous year we have earned something and we are going to assess in the current year। वो तो हमारा implied condition है कि प्रीवियस ईयर में हमारे पास उस कैपिटल एसेट से कुछ रेवेन्यू, कुछ प्रॉफिट या गेन हमें मिला है, तो अकॉर्डिंगली विल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन। सच कैपिटल गेन विल बी डीम्ड टू बी एन इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द ट्रांसफर टुक प्लेस। ओके, मतलब हमारे पास जितने भी कैपिटल एसेट्स हैं हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जो आप देखोगे एसेट साइड में कैपिटल एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ में भी अगर आपने कुछ डिस्क्लोज किया है अलग वे से, है ना, तो ये सारे सिचुएशन में हमारे पास जितने भी कैपिटल एसेट्स हैं उसके लेन देन से रिलेटेड, एक्चुअली द कैपिटल द एसेट्स आर नॉट परचेस्ड और बॉट और ब्रॉट इन द बिजनेस टू डील विद द ट्रांसफर्स, है ना। मतलब ट्रांसफ़र करने के लिए हम एसेट्स हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लाते नहीं है या हमारे बिजनेस में नहीं लाते हैं। हाँ, रेयर कंडीशन में जब हमें उसे डिस्पोज करना है या फिर हमें उसे उसका बेनिफिट जितना लेना था उतना मैक्सिमम आउटपुट हमने लेने के बाद अगर कुछ स्क्रैप वैल्यू है या उसे सेल करके हम उसे रिप्लेस करना चाहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में रेयरली ऐसे कुछ कंडीशंस आते हैं जहाँ पे कैपिटल एसेट्स का ट्रांसफ़र पॉसिबल हो सकता है। बिकॉज हम जो एसेट्स परचेज करते हैं, जो कैपिटल एसेट्स होते हैं, वो नॉर्मली डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज़ में बाइंग एंड सेलिंग पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं किए जाते, तभी तो उसको कैपिटल एसेट कहा जाता है ना। सो कैपिटल एसेट्स हैं, उसको हम ट्रांसफ़र के लेवल पे लेके जा रहे हैं। मे भी कैसे होगा फिर, वो हमें उसको डिस्पोज करना है, मे बी हम सेल कर रहे हैं,
मे बी एक पार्टी से दूसरे पार्टी को ट्रांसफर किया जा रहा है, कुछ कंसिडरेशन वहाँ पे मिल रहा है और कंसिडरेशन में कुछ वेरिएशन है, कुछ डिविएशन है, मतलब वट एवर द एक्चुअल एक्विजिशन कॉस्ट and after that we have charged depreciation, so just focus on the written down value. So what is the remaining written down value and realizing value, the deviation in between this, that is treated as an capital profit or loss likewise, है ना। अब इन दोनों का मतलब इसका ट्रांसफर जब हो रहा है, सो ट्रांसफर होते समय क्या होगा, जिस प्राइस पे हमने उसे एक्वायर किया था वहां से लेकर डिप्रिसिएशन चार्ज करते करते आज यहाँ इस लेवल तक आए, तो फिर हमारे पास कुछ रिटर्न डाउन वैल्यू है। वो रिटर्न डाउन वैल्यू सपोज ऐसे मानते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक कैपिटल एसेट है जो मैंने 5 साल पहले या 10 साल पहले 10 लाख रुपए में ली थी, हर साल 50,000 रुपीज़ उसका डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। 10 साल पहले मैंने क्या किया था, एसेट परचेस की थी 10 लाख रुपए में, हर साल हम 50,000 वहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। तो आज उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है, 5 लाख रुपए, है ना। मतलब हर साल का डिप्रिसिएशन मैंने चार्ज कर करके अभी अगर आज की कंडीशन में देखता हूँ तो नेट बैलेंस जो बचा हुआ है बैलेंस शीट में एसेट साइड में वो कितना है हमारा 5 लाख रुपीज़। सो वो 5 लाख रिटर्न डाउन वैल्यू अभी दिखाई दे रही है। अगर उसको मैं ओपन मार्केट में 6 लाख रुपीज़ में बेचता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मेरे एसेट की वैल्यू है 5 लाख रुपीज़ रिटर्न डाउन वैल्यू, और मैंने 6 लाख रुपीज़ में बेचा है। तो ऊपर का जो एक्सेस अमाउंट मतलब डिविएशन इन बिटवीन दिस रिटर्न डाउन वैल्यू एंड द रियलाइजेबल वैल्यू इज देयर, दैट इज ट्रीटेड एज एन प्रॉफिट और लॉस, है ना। तो यहाँ पे एक्सेस अमाउंट मिल रहा है, सो दैट एक्सेस अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज अ प्रॉफिट और गेन्स। अगर वही चीज़ अगर रिटर्न डाउन वैल्यू हमारी 5 लाख होती है और हमारे रियलाइजेबल वैल्यू अगर 4 लाख या समथिंग लेस देन 5 लाख है, तो जो डिविएशन है वो रहेगा हमारा लॉस, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल लॉस। ओके, क्या कहा जा रहा है, अभी पिछले साल का इनकम हम इस साल में असेस करते हैं, असेसमेंट के तौर पे लेते हैं इनकम टैक्स के अंडर, और इनकम टैक्स के रिटर्न्स वहाँ पे सबमिट किए जाते हैं। तो उस केस में अगर प्रीवियस ईयर में कैपिटल एसेट से रिलेटेड कुछ लेन देन हुआ है, सेल, डिस्पोज, लीज, लेट आउट, सब लेट आउट, ऐसे कोई भी सिचुएशन में से अगर आपको कुछ रेवेन्यू, कुछ इनकम, कुछ प्रॉफिट या गेन यहाँ पे अगर मिला है, सो दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल एंड कैपिटल गेन। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पार्ट। हमने मीनिंग यहाँ पे समझ के लिया है। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या कहता है, देखो हमारा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2, ऑल डेफिनेशंस आर देयर इन सेक्शन 2, है ना। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 अंडर सेक्शन 14 द कैपिटल एसेट्स मीन्स, जस्ट कैपिटल एसेट्स मीन्स, अभी यहाँ पे कैपिटल एसेट्स का उन्होंने क्या किया है, स्पेसिफिकली डिफाइन किया है कि व्हाट इज कैपिटल एसेट। सो कैपिटल एसेट पे फोकस करना है। कैपिटल एसेट किस चीज को आप कहोगे, द प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द एसेसी वेदर और नॉट कनेक्टेड विथ हिज बिजनेस और प्रोफेशन। ऐसे कुछ एसेट जो उसका जो कोर बिजनेस एक्टिविटीज है या बिजनेस एंड प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है ना। The property of any kind held by the assessee, whether or not connected with his business or profession, any securities held by the foreign institutional investor which has invested in such securities in accordance with the SEBI regulation। ऐसे कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स ने, अभी देखो एनी सिक्योरिटीज, यहाँ पे कोई भी एसेट जो बिजनेस एंड प्रोफेशन में डायरेक्टली यूज नहीं हो रहा है, मतलब उसे बाइंग एंड सेलिंग पर्पज के लिए या कोर एक्टिविटीज के लिए यूज नहीं किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या है दूसरा, एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मीन्स हेवी इन्वेस्टर्स जो बल्क में वहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हैं, विच हैज़ इन्वेस्टेड इन सच सिक्योरिटीज इन अकॉर्डेंस विद द सेबी रेगुलेशंस। सारे रेगुलेशंस को, रेगुलेशन का पालन करते हुए अगर वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स, सो वहाँ पे भी हम क्या कहेंगे, उसको कैपिटल एसेट ही कहेंगे। बल्क में है, इंस्टीट्यूशनल है ना। अगर डे टू डे बाइंग एंड सेलिंग अगर हो रहा है तो उस केस में हम उसको ट्रेडिंग रिलेशन में हम ले लेंगे, है ना। ओके, हाउएवर उसी को कंटिन्यू करना है। इट डज नॉट इंक्लूड, इसमें क्या नहीं आता है, कैपिटल एसेट्स में स्टॉक इन ट्रेड इज नॉट गोइंग टू बी देयर इन दैट पर्टिकुलर डेफिनेशन, है ना। जब हम अभी डेफिनेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या नहीं आता, उसमें दो चीज़ें आती हैं। एक आता है पहले हमने जो देखा था, एनी काइंड ऑफ एसेट विच इज़ नॉट डायरेक्टली यूज्ड इन द बिजनेस एंड प्रोफेशन, वो बिजनेस एंड प्रोफेशन से या उसमें नहीं आ रहा है,
मतलब बिजनेस एंड प्रोफेशन में वो टैक्सेबल नहीं है, मीन्स उसको अलग से हम क्या कर रहे हैं, उसका रेवेन्यू पा रहे हैं, तो वो जो मिलने वाला रेवेन्यू है वो हमारा जाएगा कैपिटल गेन में, ठीक है। वो बिजनेस एंड प्रोफेशन से रिलेटेड है तो वो उधर चार्ज होगा ना, ठीक है। तो वह एक एसेट। दूसरी है इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, उन्होंने अगर सिक्योरिटीज में कुछ इन्वेस्ट किया है तो वो भी वहाँ पे कैपिटल एसेट आ रहा है। एक्सक्लूडिंग, नॉट इंक्लूड मीन्स क्या, एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूड करना है। क्या क्या एक्सक्लूड करना है, स्टॉक इन ट्रेड। आफ्टर दैट पर्सनल इफेक्ट्स, पर्सनल इफेक्ट्स मीन्स व्हाट, पर्सनल इफेक्ट्स दैट इज टू से मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग वियरिंग अपीयरेंस एंड फर्नीचर। अभी मूवेबल आइटम्स मीन्स यहाँ पे क्या है, फिक्सचर्स हमें लेने हैं। कैपिटल एसेट्स में मूवेबल एसेट्स यहाँ पे वो कंसिडर नहीं कर रहे हैं, इंक्लूडिंग वियरिंग अपीयरेंस एंड फर्नीचर, ऐसा फर्नीचर जो मूवेबल इन नेचर है ना, उसको नहीं कंसिडर किया। हेल्ड फॉर पर्सनल यूज बाय द आरसीसी और एनी मेंबर ऑफ द फैमिली डिपेंडेंट ऑन हिम, और ऐसा कोई आइटम जो स्पेसिफिकली पर्सनल पर्पज के लिए, पर्सनल यूज के लिए या फैमिली मेंबर्स के यूज के लिए अगर परचेस किया जा रहा है, मे बी रेगुलर वेयरिंग्स है, अपीयरेंस है ना, क्लोथ्स वगैरह है, या फिर जो भी ऑर्नामेंट्स वगैरह है, जैसे स्मॉल स्मॉल डे टू डे रूटीन में हम जो यूज़ करते हैं, वो लाइक वाइज ऑर्नामेंट में। अभी ऑर्नामेंट ऐसे लेवल पे मत जाना कि उसे बल्क में हमने इन्वेस्ट किया और फिर हम उसका जो डेविएशन कैलकुलेट कर रहे हैं बाइंग एंड सेलिंग का, तो वो एक्चुअली अगर हम गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो अल्टीमेटली कहाँ चार्ज करना है उसके हिसाब से वो कैपिटल गेन में ही आ सकता है। यहाँ पे मैंने डे टू डे रूटीन अपीयरेंस की बात कर रहा हूँ, मतलब टेम्पररी नेचर के लिए आपने अगर कहीं पे वो छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट किया है तो वो वाला यहाँ पे कैपिटल गेन के तौर पे कैपिटल एसेट बोल के ट्रीट नहीं किया जाएगा, ये एक्सक्लूड कहता है। नॉट इंक्लूड मीन्स व्हाट, एक्सक्लूडिंग, ठीक है, एक्सक्लूडिंग। लेट्स कंटिन्यू विद दिस। एक्सक्लूडिंग ही है ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और एनी वर्क ऑफ आर्ट, ये सब कुछ हम कैपिटल गेन से क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं। थोड़ा सा देखो क्या क्या आ रहा है। एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय फॉरेन, ये पहली तो प्रॉपर्टी, ऑल काइंड ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड बाय, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द आरसीसी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद द बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये एक चीज़ चाहिए। उसके बाद सिक्योरिटीज हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स विच हैज इन्वेस्टेड इन सिक्योरिटीज, है ना। उसके बाद हाउएवर इट डज नॉट इंक्लूड, वो इंक्लूड नहीं करता स्टॉक इन ट्रेड, पर्सनल इफेक्ट्स में हमने देखा एक्सेप्शंस। हाँ अभी देखो यहाँ पे क्या था, पर्सनल इफेक्ट्स में हमने देखा ये जस्ट सेकेंड, हाँ पर्सनल इफेक्ट्स में हमने देखा इंक्लूडिंग वेयरिंग अपीयरेंस एंड फर्नीचर्स और मूवेबल प्रॉपर्टी, ये एक्सक्लूड करना है। इसके लिए ये वाला पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने यहाँ पे कहा आपको ऑर्नामेंट्स वगैरह कंसिडर किया था, हाँ, लेकिन वो अगर डे टू डे रूटीन डेली बेसिस पे अगर हम चेंज कर रहे हैं या फिर वो यूटिलाइज हो रहे हैं तो उसको हम कैपिटल एसेट नॉर्मली यूज्ड फॉर अ लॉन्गर टर्म, है ना, तो यहाँ पे उसको हम कैपिटल एसेट्स नहीं कहेंगे। अभी ये एक्सेप्शन क्या कहता है, हमारे सामने कुछ एक्सेप्शंस वहाँ पे दिए गए हैं, वो एक्सेप्शंस कौन से हैं देखते हैं। उसमें एक्सेप्शंस क्या क्या है देखो, फर्स्ट वाला है ज्वेलरी, ज्वेलरी हमारे कैपिटल एसेट आएगी, पेंटिंग्स आएंगे, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस। अभी ज्वेलरी में क्या है, आपके जो जितने भी गोल्ड ऑर्नामेंट्स है, प्लैटिनम है, सिल्वर है, या उससे भी कुछ महंगे मेटल्स में अगर आते हैं तो वो सारी ज्वेलरी। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस मीन्स आपके कुछ एंटीक प्रोडक्ट्स हैं, है ना, जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्रिएट करते हैं, जो वैल्यूएबल है, वो सारे आ जाएंगे वहाँ पे। उसके बाद ड्राइंग्स वगैरह हैं, पेंटिंग्स, एम.एफ. हुसैन का पेंटिंग है तो वो भी हमारे कैपिटल एसेट्स में आएगा। उसके बाद स्कल्पचर्स हैं, एनी वर्क ऑफ आर्ट मीन्स आपका एक आर्ट, अभी जैसे कि एम.एफ. हुसैन ने अगर पेंटिंग की है तो उसका वेटेज अलग ही है ना। अगर किसी जैसे कि हमारे अलग अलग स्कल्पचर्स वगैरह बनाए जाते हैं, उसमें अगर कोई फेमस है तो उसके स्कल्पचर्स के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू हमें पे करनी पड़ सकती है। और वैसे अगर एंटिक स्कल्पचर हमारे पास है या वैसे कुछ आर्ट वाला काम हमारे पास है तो वो से भी हम कैपिटल एसेट बोल के ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। ये वाले थे हमारे एक्सेप्शंस, ABCDEF, ये वाले थे हमारे एक्सेप्शंस, ओके। अभी ये सिर्फ सेकंड वाले आइटम को एक्सेप्शंस थे जिसमें हमने देखा है। सेकंड वाला ऑप्शन क्या था हमारा, ये पर्सनल इफेक्ट्स, इसको एक्सेप्शंस थे। अभी थर्ड वाला ये वाला क्या है, ये भी हमारे कैपिटल एसेट में ही आ रहा है। देखो
यहाँ पे क्या आ रहा था, हाउ एवर इट डज नॉट इंक्लूड, ये डज नॉट इंक्लूड वाला जो पार्ट है ना, डज नॉट इंक्लूड व्हाट, फर्स्ट स्टॉक इन ट्रेड, सेकंड पर्सनल इफेक्ट, अभी थर्ड वाला कंटिन्यू होगा, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड हम कैपिटल एसेट में कंसिडर नहीं कर सकते, बट वही अर्बन नॉन एग्रीकल्चरल लैंड मीन्स हमारे पास यहाँ पे जो प्लॉटिंग वाली जो ओपन स्पेस है उसको हम क्या कह सकते हैं, कैपिटल एसेट कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड्स। अभी स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड्स मीन्स क्या, गोल्ड बॉन्ड्स, अभी काफ़ी सारे बैंक्स वगैरह हैं, कंपनियां हैं, जो उनको अगर कैपिटल रेजिंग के सिचुएशन में जाना है तो व्हाट दे नॉर्मली डू टू इशू डिफरेंट टाइप्स टू दी जनरल पब्लिक बाय पब्लिक इशू, है ना। तो पब्लिक इशू करते समय यहाँ पे क्या हो रहा है, वो अलग अलग टाइप्स में क्या करते हैं, एक्नॉलेजमेंट के तौर पे कुछ बॉन्ड्स, कुछ शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, कुछ एक्नॉलेजमेंट इशू करके अपना कैपिटल रेज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो उसी में से एक पार्ट आता है कैपिटल रेजिंग के सिचुएशन में इशूइंग बॉन्ड्स टू द जनरल पब्लिक एंड अकॉर्डिंगली आफ्टर मैच्योरिटी दे कैन रिडीम ऑल दीज थिंग्स, है ना। तो ये गोल्ड बॉन्ड्स जो हैं उसको, उसमें अगर आपने इन्वेस्ट किया तो वो भी हमारे कैपिटल एसेट्स हैं। नेक्स्ट आता है स्पेशल बियरर बॉन्ड्स। स्पेशल बियरर बॉन्ड्स, अभी ये क्या करती है, गवर्नमेंट को अगर फंड्स चाहिए तो गवर्नमेंट नॉर्मली क्या करती है, अब देखो आपने इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो शायद आपको पता होगा कि नॉर्मल अगर गवर्नमेंट को लोन चाहिए, पैसा चाहिए, तो गवर्नमेंट अपने प्रिंटिंग फैक्ट्री में जाके पैसे प्रिंट नहीं करती है, तो वो जनरल पब्लिक का या जनरल मार्केट में का जो कैश है, लिक्विड कैश, उसे रिकवर करना चाहती, रिकलेक्ट करना चाहती, तो उस केस में वो क्या करेंगे, स्पेशल बियरर बॉन्ड्स हो सकते हैं। कभी गवर्नमेंट इशू करती है, बैंक इशू करती है, या फिर नए नए कंपनियां जो भी होती हैं जिनको मतलब जिनके पास रेपुटेशन है, जिनमें इन्वेस्ट करने के लिए लोग अभी बहुत क्यूरियस हैं, तो वह सारे सिचुएशन में, है ना, एक्साइटेड हैं उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, तो उस सभी कंपनियों से, बैंक से या फिर गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू से स्पेशल बियरर बॉन्ड्स या गोल्ड बॉन्ड के तौर पे यहाँ पे बॉन्ड इशू किए जाते हैं। 1991 इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी ये देखो, ये स्पेशल बियरर बॉन्ड जो था ना, ये 1991 में गवर्नमेंट ने, अभी 1991 आया, ऐसा सिचुएशन था एक्चुअली, इमरजेंसी की सिचुएशन में हम वो सब दौर चल रहा था जहाँ पे हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट किया, तो वो सिचुएशन ही हमारे लिए बहुत अलग थी। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि मतलब एक इमरजेंसी पूरे देश में लागू की गई थी, और उस सिचुएशन में खाने पीने के लिए भी हमारे पास कुछ सफिशिएंट मटेरियल नहीं था, या फिर रॉ मटेरियल या बोल सकते हैं रिसोर्सेस नहीं थे, तो उसे फुलफ़िल करने के लिए अल्टीमेटली हमें क्या करना पड़ा, इवन हमें इंपोर्ट करने के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं था, तो उस केस में स्पेशल इशू बेयरर बॉन्ड इशू करके जितना भी पॉसिबल है उतना मार्केट से कैश, लिक्विड कैश कलेक्ट करके उसका यूज़ करके हम कहाँ तो भी हम हमारे देश को बचा सकते हैं क्या, ये वाला पार्ट वो वहाँ पे देख सकते हैं। तो उस सिचुएशन में उन्होंने बॉन्ड बेचे गए थे या इशू किए गए थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स। अगर आप किसी बैंक में, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टली गोल्ड डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करते हो, तो उतना गोल्ड आपका उस समय के रेट से फिक्स हो जाता है, मतलब आपके नाम पे फ्रीज हो जाता है, उतना आप उसमें इन्वेस्ट करते हो। जैसे उसकी मैच्योरिटी डेट होगी या जब भी आप उसको क्लेम करोगे, तो उस डेट पे, फ्यूचर डेट पे जो भी गोल्ड का रेट होगा, जितना आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया उतना ही गोल्ड आपको वहाँ पे परचेस करने का विथ इंटरेस्ट, मतलब जितना इन्वेस्ट किया उसके विथ इंटरेस्ट एक्स्ट्रा वहाँ पे आपको इनकम वहाँ पे मिलेगा, उसी को कहेंगे गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इशूड अंडर द गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999 और डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कौन से बैंक ने, कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंगली दे कैन फॉलो ऑल द गवर्नमेंट नॉर्म्स and they can issue the bonds. All these bonds, all these investment types will be treated as capital asset. Next, अभी कैपिटल एसेट्स हमें पता चलने के बाद हमें करना क्या है, नाउ वी आर गोइंग टू बाइफरकेट दिस ऑल एसेट्स इन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। ओके, सो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स में देखो कैसे हम इसको बाइफरकेट करेंगे। तो हमारे पास क्या क्या है, शॉर्ट टर्म में क्या आ सकता है, लॉन्ग टर्म में क्या आ सकता है, उसके हिसाब से हम उसको बाइफरकेट करेंगे, ठीक है। सो देखो, एज पर सेक्शन 240 सेक्शन 2 अंडर सेक्शन 42A शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मीन्स
मीन्स देखो क्या कह रहा है वो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहो या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, पहले तो हम इस पे फोकस करेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। अभी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स में उनका कहना क्या है, कैपिटल एसेट हेल्ड बाय द एसएससी फॉर नॉट मोर देन 36 मंथ्स। 36 मंथ्स मीन्स क्या, 3 years, 12 मंथ्स का एक ईयर होता है ना, तो यहाँ पे 36 मंथ्स मीन्स कितने हुए, 3 years, है ना। सो एनी एसएससी इफ ही होल्ड्स द कैपिटल एसेट्स नॉट मोर देन, ये वाला नॉट मोर देन 36 मंथ्स immediately preceding the date of its transfer, immediately preceding the date of its transfer, एक बार उसे एक्वायर करने के बाद या एक बार उसे सेल करने के बाद इमीडिएटली उसके 3 साल के अंदर ही अगर उसका फिर से ट्रांसफर हो रहा है तो उसको कहेंगे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। तो एक एसेट परचेस करने के बाद उसे सेल करने के बीच में का जो टाइम है वो 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसको कहेंगे हम शॉर्ट टर्म। ठीक है, शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। नेक्स्ट, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 29A के अंडर क्या कहा जाता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मीन्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मीन्स एसेट विच इज नॉट अ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। अब ये वाला डेफिनेशन कैसे देखो, विच इज नॉट अ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, इसका मतलब क्या है, ये देखो, विच इज नॉट अ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मीन्स क्या, मतलब यहाँ पे जो 3 साल के अंदर हम उसका ट्रांसफर कर रहे हैं, ऐसे कोई एसेट नहीं है, मतलब जो शॉर्ट टर्म नहीं है उसको हम लॉन्ग टर्म कहेंगे, है ना। दिस इज नॉट अ शॉर्ट टर्म एसेट, दस द कैपिटल एसेट हेल्ड बाय एसएससीज फॉर मोर देन 36 मंथ इमीडिएटली फ्रॉम प्रीसीडिंग ट्रांसफर ऑफ द एसेट दैट इज कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। मतलब हमें यहाँ पे फोकस क्या करना है, जस्ट 3 years 36 months, ठीक है, ये 36 मंथ्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमें क्या करना है, अगर 36 मंथ से छोटा है, मतलब उतने की हमने परचेस किया, इमीडिएटली 36 मंथ्स के अंदर ही हम उसको सेल कर रहे हैं, तो दैट इज ट्रीटेड एज ए शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, है ना। और अगर कोई एसेट हमने परचेस किया मोर देन 3 year या 36 मंथ्स अगर हम उसका यूटिलाइजेशन करने वाले, उसके बाद हम उसको बेचने वाले हैं, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। ओके, कहाँ तक आए थे हम, हाँ, अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल है, देखो शॉर्ट टर्म, अभी जितना भी हम पढ़ेंगे उसके हिसाब से हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सपोज एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के तौर पे अगर हम देखते हैं तो थोड़ा सा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम देखते हैं कि आपको कितना यहाँ पे समझ में आया है। ठीक है, सो चलो देखते हैं यहाँ पे। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूँ, वो है 1 अप्रैल 2016 एंड 31 अक्टूबर 2018। ये डेट क्या है, दिस 1 अप्रैल 2016 इज एन एक्विजिशन डेट, परचेज डेट, ओके, दिस इज द परचेज डेट एंड ऑन दिस डेट वी आर गोइंग टू डिस्पोज दैट एसेट, में सेल कर रहे हैं, ठीक है, सेल कर रहे हैं, यहाँ पे परचेस हुआ है, यहाँ पे सेल कर रहे हैं, डिफरेंस कितना है, कितने साल, मतलब 1 अप्रैल 2016 को हमने परचेस की थी वो कैपिटल एक एसेट, वहाँ से लेके उसको हमने सेल किया 31 अक्टूबर 2018। मंथ्स कितने हुए देखो यहाँ पे, 1 अप्रैल 16 से 1 अप्रैल 2017 एक 12 महीने हो गए, 1 अप्रैल 2017 से 1 अप्रैल 2018 कितने हो गए, 24 मंथ्स। फिर अप्रैल हुआ, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 6 महीने, मतलब ये 24 प्लस 6 ये हुए हमारे 30 मंथ्स। सो हमने ये टोटल एसेट्स कितने 30 मंथ्स यूज़ किया है। सो आप मुझे बताओ ये शॉर्ट टर्म हुआ या लॉन्ग टर्म हुआ। इफ़ इट इज़ यूज्ड और इफ़ इट इज़ केप्ट लेस देन 3 years तो और 36 मंथ्स, हमारा टोटल कितना टाइम पीरियड है 30 मंथ्स, है ना, तो इट इज़ लेस देन 36 मंथ्स ना। सो नाउ वी कैन डायरेक्टली ट्रीट इट एज अ short term capital asset. So whatever asset you have acquired here, that asset will be treated as a short term capital asset. Okay,
चलो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, तो हम थोड़ा सा आगे जाते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट को। एक्सेप्शन क्या है? शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का बाइफिकेशन करने के बाद इसमें एक्सेप्शंस क्या मिलते हैं। सो एक्सेप्शन के तौर पे देखते हैं, अ सिक्योरिटी अदर दैन अ यूनिट लिस्टेड इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज or a unit of equity oriented funds or unit of a unit trust of India or a zero coupon bond will however be considered as a long term capital asset। अब ये क्या कहता है, हमने तो हमारा डेफिनेशन देखा कि 36 मंथ से कम है तो शॉर्ट टर्म, 36 मंथ से ज़्यादा हम होल्ड कर रहे हैं तो दैट विल बी ट्रीटेड एज ए लॉन्ग टर्म। अभी उसको एक्सेप्शंस क्या है, ये वाला पॉइंट है हमारा एक्सेप्शंस, दैट एक्सेप्शंस फॉर दैट रूल शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। उसमें क्या है, अ सिक्योरिटी, ऐसी कौन सी सिक्योरिटी है, सिक्योरिटीज मीन्स इन्वेस्टमेंट, हमारा शेयर्स है, डिवेंचर्स है, सिक्योरिटीज। ओके, सो अ सिक्योरिटी अदर दैन अ यूनिट लिस्टेड इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, मतलब लिस्टेड कंपनी का शेयर, डिवेंचर, ऐसे लाइकवाइज बॉन्ड वगैरह कुछ, और यूनिट ऑफ अ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ अ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और जीरो कूपन बॉन्ड विल हाउएवर बी कंसिडर्ड अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इफ एंड इफ, देखो क्या कहा जा रहा है, इफ द सेम इज हेल्ड फॉर मोर देन 12 months इमीडिएटली फ्रॉम प्रिसीडिंग द लास्ट डेट ऑफ इट्स ट्रांसफर। अभी यहां पे क्या कहा जा रहा है, फोकस कहां करना है, आइटम क्या है, मतलब एसेट क्या है, सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स है, डिबेंचर्स है, डेरिवेटिव्स है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शंस है, राइट है, कुछ भी है ना, ऐसे कुछ सिक्योरिटीज में अगर आप डील कर रहे हो और वो लिस्टेड कंपनी के हैं, तो ये सारे सिचुएशन में देखो, लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज मतलब वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, मतलब वहाँ पे मतलब रिकॉग्नाइज्ड रेगुलेटेड बोर्ड के अंडर अगर आप कुछ इससे सिक्योरिटीज़ का डीलिंग कर रहे हो, तो उसमें ये कुछ एग्जांपल्स दिए यूनिट ट्रस्ट के या फिर जीरो कूपन बॉन्ड या अदर फंड्स के, है ना, यूनिट्स जो भी हैं, मतलब शेयर्स या डिवेंचर्स। तो उस सिक्योरिटीज़ में 12 महीने से ज़्यादा अगर आप उसे होल्ड करते हो, so that will be treated as a long term capital asset, and अगर वही 12 महीने से कम मतलब 1 साल से कम टाइम के लिए होल्ड करते हो तो that will be treated as a short term capital asset। बट ये किससे रिलेटेड है, सिर्फ सिक्योरिटीज से रिलेटेड है। ओके, ये वाला एक्सेप्शन याद रखना। नेक्स्ट सेकेंड एक्सेप्शन क्या है, फर्दर द शेयर ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग द शेयर लिस्टेड इन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया और immovable property being land or building or both would be treated as a short term capital asset if it is held by assessee not more than 24 months immediately preceding the date of its transfer। अभी यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, further a share of a company not being listed in the stock exchange of India, मतलब इंडियन मतलब फॉरेन में आपने कुछ इन्वेस्ट किया है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में अगर आपने कुछ शेयर्स वगैरह कम परचेस किए वो, और इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि लैंड, बिल्डिंग वगैरह में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, सो वुड बी ट्रीटेड एज ए शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट इफ इट इज हेल्ड। अभी ये लैंड एंड बिल्डिंग किस लिए, जो इमूवेबल है, सो इमूवेबल में क्या क्या आ रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग, और ये सिक्योरिटीज में, यहाँ पे सिक्योरिटीज के लिए क्या कहा है उन्होंने, 12 मंथ्स का, लेस देन 12 मंथ्स होल्ड करते तो शॉर्ट टर्म, मोर देन 12 मंथ्स है तो लॉन्ग टर्म, और नॉर्मल रूल क्या है हमारा, 36 मंथ से ज़्यादा अगर होल्ड करते हो तो दैट इज लॉन्ग टर्म, एंड 36 मंथ से कम है मतलब 3 ईयर से कम है तो उसको हम शॉर्ट टर्म कहते हैं। तो यहाँ पे ये वाला क्या कहता है, इमूवेबल एसेट्स हैं और फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज के कुछ शेयर्स हैं, इफ़ यू होल्ड फॉर मोर देन 24 मंथ्स देन दैट विल बी ट्रीटेड एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, सॉरी हाँ, इट इज़ 24 मंथ से ज़्यादा अगर होल्ड करते हो तो दैट विल बी ट्रीटेड एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, और अगर शॉर्ट टर्म चाहिए तो लेस देन 24 मंथ्स आप वहाँ पे होल्ड कर सकते हो। ये क्या है, मूवेबल, इमूवेबल एसेट्स हैं, बिल्डिंग एंड लैंड लाइक, है ना, मतलब 3 रूल हमारे पास है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म एसेट्स को बाइफिकेशन करने के लिए। ये वाले स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऑप्शन के साथ आ जा सकते हैं और उसमें पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, है ना, मतलब आपको ये बाय हार्ट होगा तो ही आगे जाके हम प्रैक्टिकल में वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ना वो कंडीशन। हमारे 3 पॉइंट्स कौन से, पहला था 36 मंथ से कम है तो शॉर्ट टर्म, ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ब्रॉड माइंडेड वहाँ पे ब्रॉड कंसेप्ट हो गई शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की।
उसके एक्सेप्शन में हमारे पास आए सिक्योरिटीज़ हैं तो 12 महीने से नीचे वाले, मतलब लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में है, सिक्योरिटीज़ होल्ड करते हो आप, तो वो सिक्योरिटीज़ अगर 12 महीने से कम होल्ड कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म, और 12 महीने से ज़्यादा है तो इमीडिएटली लॉन्ग टर्म, तो वहाँ पे वो 36 वाला रूल नहीं अप्लाई होगा। और दूसरा एक्सेप्शन आता है यहाँ पे, अगर आपके शेयर्स फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं तो, और दूसरा है लैंड एंड बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उस केस में 24 मंथ्स लिमिट दी है। 24 मंथ से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म, 24 मंथ से कम है तो शॉर्ट टर्म। ओके, होप सो यू हैव अंडरस्टूड प्रॉपरली। लेट्स मूव विद द नेक्स्ट पार्ट। सो जितना हमने अभी तक देखा है वो फुल फ्लेज्ड कैपिटल गेन, कैपिटल एसेट्स एंड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैसे बाइफरकेशन होता है उसके बारे में था। अभी थोड़ा सा प्रोफॉर्मा ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन के तौर पे हम फोकस करते हैं। तो यहीं पे आपको सारे रूल समझ में आएंगे, कैसे हम कैपिटल गेन कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे नहीं। ठीक है, सो देखो, प्रोफॉर्मा ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। ओके, सो कैपिटल गेन हम कैलकुलेट करने वाले हैं, तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ सकते हैं। जैसे हमने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में देखा था, अलग अलग वहाँ पे फॉर्मेट में ही शायद हमने पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझ के लिया था, और उसके बाद हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी वहाँ पे सॉल्व किए थे। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे देखो, प्रोफॉर्मा फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स, पर्टिकुलर अमाउंट, वहाँ पे 2 अमाउंट्स के कॉलम है, एक इनर कॉलम एक आउटर कॉलम आप कंसिडर कर सकते हो। अभी थोड़ा सा आगे जाते हैं, देखो, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड और एक्रूइंग एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मीन्स क्या है, सेलिंग प्राइस, रियलाइजेबल अमाउंट। ठीक है, रियलाइजेबल अमाउंट कौन सी है हमारी, रियलाइजेबल अमाउंट, सेलिंग प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू, सेल प्राइस है ना, वो जो मिल रहा है हमें। सो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड और एक्वायरिंग एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर, मतलब जैसे ही ट्रांसफर हो रहा है, सेल हो रहा है, लेट आउट हो रहा है, लीज में जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, वहाँ पे अगर हमें कुछ रिटर्न मिल रहा है तो दैट कंसिडरेशन विल बी ट्रीटेड एज अ फर्स्ट आइटम। तो पहले हम वो लेंगे सेल्स प्राइस, सेलिंग प्राइस है ना, लेस, क्या लेस करना है, देखो, एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली और एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विथ सच ट्रांसफर। अब ये ट्रांसफर, ये बेचने के लिए, ये रियलाइज करने के लिए, ये जो भी यहाँ पे एक्स एसेट है हमारी, एसेट जो कैपिटल एसेट है, उसको बेचने के लिए जितने भी एक्सपेंडिचर हमने इनकर किए हैं होली और एक्सक्लूसिवली फॉर दैट पर्टिकुलर एसेट, दोज आर गेटिंग डिडक्टेड आउट ऑफ दिस सेल्स रियलाइजेबल वैल्यू, है ना। फॉर एग्जाम्पल में क्या क्या दिया है, ब्रोकरेज है, सेल्स है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि अभी जैसे कि हमारे फैक्ट्री में कोई एसेट है, उसको अगर हमें बेचना है तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसको पहले ओपन मार्केट में लेके जाना तो पड़ेगा ना, वहाँ पे उसको सेल्स आउटलेट में पूछना पड़ेगा, डिस्प्ले करना पड़ेगा, ऑक्शन सेल में लाना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, ये जो भी एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं। जैसे कि देखो, हमें कुछ बेचना है, मेरी व्हीकल, मेरी स्कूटर अगर मुझे बेचनी है तो मैं क्या करूँगा, उसको मस्त पहले रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस उसका करूँगा, उसकी सर्विसिंग प्रॉपर तरीके से करूँगा, उसे चकाचक करके रखूँगा मैं, है ना, जिससे कि मुझे मैक्सिमम रियलाइजेबल वैल्यू वहाँ पे मिले। तो लाइकवाइज कोई मशीनरी है, मशीनरी को ऑपरेटिंग कंडीशन में रखेंगे तो मैक्सिमम रियलाइजेबल वैल्यू रिकवर होगी। अगर आप वैसे ही सड़ी पड़ी या फिर धूल में मिट्टी हुई जमी हुई वैसे ही अगर मशीन सेल करोगे तो कोई लेने के लिए आएगा ही नहीं। तो वॉट एवर यू हैव इनकर्ड टू सेल दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, टू ट्रांसफर दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, व्हीकल वगैरह है तो उसके ट्रांसफर प्रोसेस में एक्सपेंसेस इनकर होते हैं, कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जनरेट करने पड़ सकते हैं। तो ये सारी सिचुएशन में जो ब्रोकरेज है, कॉस्ट है, इनकर करनी पड़ती है, उस सारे एक्सपेंसेस को हमें क्या करना है, लेस करना है। डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ एसटीटी पेड विल नॉट बी अलाउड। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स जो यहाँ पे होता है, सेल्स ट्रांजैक्शन टैक्स, उसको छोड़ के, मतलब ये कुछ रियम्बर्स होने वाला आइटम नहीं है तो उसको हमने छोड़ दिया है। ठीक है, अभी ये होने के बाद क्या है, ये यहाँ पे आया सेलिंग प्राइस लेस एक्सपेंसेस जो सेल करने के लिए हमें इनकर करने पड़े हैं। तो ये माइनस होने के बाद हमारे पास आएगा नेट सेल्स कंसिडरेशन। नेट सेल्स कंसिडरेशन मीन्स ये वाला नेट सेल कंसिडरेशन आ रहा है हमारे पास।
So net sale means after deducting whatever expenses we have already incurred for selling that particular product. Okay, so after that what we are going to do, हमारे पास net selling price आई है, मतलब इतना हमारा सब कुछ होके इतना हमारा एक्चुअल नेट सेलिंग प्राइस है. तो नेट सेलिंग प्राइस में से क्या लेस करना है, लेस क्या करना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मीन्स इसको हमने कितने पर प्राइस पे परचेस किया था, जब भी कभी किया होगा कितने में उसको एक्वायर किया. सो दैट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विच इंक्लूड्स क्या क्या होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंक्लूड, जैसे कि देखो उसे एक्वायर किया, फिर उसको वहाँ से एक्वायर, जैसे कि कोई मशीनरी मैंने एक्वायर की थी, मैंने मशीनरी परचेस की वहाँ पे स्वारगेट में, स्वारगेट से फिर हमें मुझे सदाशिवपेट में ला के उसे इंस्टॉल करना है. तो उस सिचुएशन में या फिर अपने इंस्टीट्यूशन में ला के इंस्टॉल करना है, तो उस सिचुएशन में जो भी मैंने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट या फिर लेबर चार्जेस मैंने पे किए, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट एक्विजिशन कॉस्ट. दैट यू नो वेरी वेल व्हाट इज मीन बाय एक्विजिशन कॉस्ट, है ना. सो उस एक्विजिशन कॉस्ट को हम क्या करेंगे, लेस करेंगे. प्लस, अभी देखो प्लस मीन्स क्या, ये जो एक्विजिशन कॉस्ट हम लेस करने वाले हैं ना, इसके साथ हमें और एक कॉस्ट ऐड करनी है, दैट इज कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट. कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मीन्स क्या कि जैसे एक्विजिशन कॉस्ट, मतलब 4 साल पहले मैंने वो एसेट परचेस की थी, उसकी एक्विजिशन कॉस्ट 4 लाख रुपए थी, ठीक है. अभी उस 4 लाख में मैंने पिछले साल क्या किया था, उसके रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में उसका एक पार्ट चेंज कर दिया, तो उससे क्या हुआ, उसकी लाइफ बढ़ गई. So that is contributed in the life improvement of the life of that particular product. So वो जो improvement है, cost of improvement means उसकी life, उसकी durability, उसका output या उसका हम बोल सकते हैं कि उसकी एक strength बढ़ाने के लिए हमने उसमें invest किया है. So that cost of improvement also added in this cost of acquisition, और ये दोनों मिला के हम क्या करेंगे, net sales में से माइनस कर देंगे, ठीक है. So net sales में से उतना माइनस करने के बाद हमारे पास मिलेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है. सो वो रहेगा हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लेस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54B 54D. अभी ये जो डिडक्शंस हैं वो हम डिडक्शन के तौर पे देख सकते हैं, और वो डिडक्शन हमारा लेस होने के बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स. कैपिटल गेन के अंडर जितने भी डिडक्शंस वहाँ पे एप्लीकेबल है उतने डिडक्शंस हम यहाँ पे लेस करेंगे, और उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स मीन्स टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. सो ये फॉर्मेट था हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का. शॉर्ट टर्म मीन्स लिया और 36 मंथ्स के अंदर बेच दिया. दूसरा, सिक्योरिटीज़ परचेस की थी जो इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है और 12 महीने के अंदर बेच दिए. सिक्योरिटीज़ परचेस किए थे जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में से थे, और कुछ मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ थी जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, और वो मैंने 24 मंथ्स के पहले बेचे. तो ये सारे आइटम्स कहाँ कवर होंगे, ये वाले फॉर्मेट, ठीक है. सो फॉर्मेट अच्छे से याद रखोगे तो प्रॉपरली आप स्टेप फॉलो कर सकते हो, और आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है. नेक्स्ट फुल, अब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रिलेटेड हम यहाँ पे देख सकते हैं. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. फर्स्ट, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड और एक्वायरिंग एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर. ये तो हमें पता है कि वो क्या है, हमारी सेलिंग प्राइस है, रियलाइजेबल वैल्यू है. लेस एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली एक्सक्लूसिवली फॉर कनेक्शन ऑफ सच ट्रांसफर, मतलब वो एसेट बेचने के लिए उससे अमाउंट रियलाइज करने के लिए कितना कॉस्ट इनकर करना पड़ा. ब्रोकरेज एजेंट को पेमेंट कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टाइजमेंट, ऑक्शन सेल, जो भी आपने पे किया होगा वहाँ पे वो माइनस कर देंगे. मेंटेनेंस है, कलर पिलर डेंटिंग पेंटिंग करके बाद में आपने बेचा, वो सब कुछ आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है. नेक्स्ट, वो लेस करने के बाद हमारे पास आया नेट सेलिंग कंसिडरेशन. जो नेट सेल्स कंसिडरेशन है, मतलब पहले जितना हमारा रियलाइज हुआ था उसमें से हमने एक्सपेंसेस माइनस किए, फिर हमारे पास आया नेट सेल्स कंसिडरेशन लेस. अब भी है हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो इंपॉर्टेंट पार्ट में हम क्या कंसिडर करेंगे, लेस. ये वाला लेस क्या है, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. इसके पहले जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था ना, वहाँ पे सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था. अभी यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. इंडेक्स्ड कॉस्ट मीन्स क्या कॉस्ट होती है, देखो जैसे कि देखो 10 साल पहले मैंने 100 रुपये में बहुत कुछ परचेस किया था. क्या उतना सब कुछ आज के 100 रुपये में मैं परचेस कर सकता हूँ क्या?
नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज द वैल्यू ऑफ दैट करेंसी, दैट अमाउंट इज गेटिंग रिड्यूस्ड ईयर बाय ईयर ड्यू टू इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। ठीक है, ये इकोनॉमिक पार्ट है जहाँ पे हम यहाँ पे फोकस करके बता सकते हैं कि इकोनॉमिकल सिचुएशन के हिसाब से हर साल कुछ मॉनेटरी वैल्यूज़ में डिविएशंस या डिफरेंसेस आते हैं, वो शायद इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन की वजह से होते हैं। सप्लाई डिमांड, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मैटर करती है। ठीक है, तो वैसे ही 10 साल पहले 100 रुपये में बहुत कुछ आता था, आज 100 रुपये में कुछ नहीं आता है ना। या 10 साल पहले 1000 रुपये भी बहुत बड़े अमाउंट लगती थी, आज हमारे पास 1 लाख रुपए भी होने के बाद हमें कुछ नहीं लगता है। ठीक है, सो मीन्स उसमें उसकी जो परचेसिंग पावर है, जो वैल्यू है, वो कम हो गई है। तो उसकी भी बार्टर एक्सचेंज है, जिसके साथ हम उसको एक्सचेंज कर रहे थे, वो वैल्यू उसकी कम हो गई है। ठीक है, सो दैट परचेसिंग पावर और द वैल्यू ऑफ getting barter exchange with the other products, that is getting reduced due to this inflation and deflation. So ये सिचुएशन में इंडेक्स्ड कॉस्ट क्या कहा जाता है कि पहले 5 साल पहले के 100 रुपये आज के कितने रुपए होंगे? मतलब 5 साल पहले मैंने सपोज 5 लाख रुपए डाल के अगर कोई एसेट परचेस की है, तो उसकी उस 5 साल पहले के 5 लाख रुपए टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से आपने कैलकुलेट किया, और आज के मतलब प्रेजेंट वैल्यू क्या है? 5 साल पहले मैंने जो 5 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट किए थे ना, 5 साल पहले जो 5 लाख रुपए मैंने वहाँ पे जो इन्वेस्ट किए थे, उसी की आज की वैल्यू कितनी है? तो वो 5 लाख रुपए उस ज़माने में जो इन्वेस्ट मैंने किए थे, आज उसकी वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू क्या है? सो उसके हिसाब से हमें इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब आज सेम एसेट परचेस करने के लिए कितना वैल्यू इनकर करना पड़ सकता है, वो वैसे भी हम कोरिलेट कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि परचेसिंग प्राइस विल डिफर्स अकॉर्डिंग टू द फीचर्स एंड द इनोवेशंस डन इन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। मतलब सेम प्रोडक्ट हमें मिलेगा ऐसे नहीं है, अगर सेम मिल रहा है तो आज उसकी एक्विजिशन कॉस्ट कितनी है, तो वो इन्फ्लेशन का डिफरेंस हमें पता चलता है। 5 साल पहले 5 लाख में था, आज वो 7.5 लाख में हुआ है। सो ऊपर के जो 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, वो शायद हमें ऐसे बोल सकते हैं कि इन्फ्लेशन की वजह से बढ़े हैं। हाँ, लेकिन उसको इंडेक्सेशन करना, मतलब यहाँ पे बेस ईयर एक दिया जाता है। बेस ईयर सपोज आपने 1981 के 100 रुपये और यहाँ पे 2023 के 40 रुपीज़ होते हैं, ऐसे अगर आपने माना, या फिर 20 रुपीज़ होते हैं, या फिर 10 रुपीज़ होते हैं, मतलब ऐसे बोल सकते हो कि क्या कहते हैं हम, हाँ 1981 में 100 रुपये में हम जितना परचेस करते थे, उतना आज शायद 10,000 रुपीज़ में भी परचेस करना मुश्किल है। तो अकॉर्डिंग टू ऐसे क्रॉस अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो आज शायद उस 100 रुपये की 10 रुपीज़ भी, अभी ईयर बाय ईयर उसकी जो परचेसिंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो रही है ना। ठीक है, सो वो 100 रुपये में जितना हमने तब उस समय परचेस किया था, शायद आजकल 10,000 रुपीज़ भी इन्वेस्ट करने के बाद नहीं आएगा। तो उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेटली अगर कंसिडर किया है, तो उस 100 रुपये में आज के 10 रुपये में जितना आता है उतना, मतलब आज की डेट में वो 10 रुपये की वैल्यू बन गई है। 10 रुपये का ही उसको वहाँ पे क्या मिल रहा है, एक्सचेंज पावर, परचेसिंग पावर कैपेसिटी उतनी है उसकी, तो ये हमें वहाँ पे दिखाई देगा। तो आपको रेट दिया जाएगा, यहाँ के 100 रुपीज़ हैं 1981 में, तो यहाँ पे आपके 10 हो गए, या फिर 80 रुपीज़ हो गए, या 90 हो गए, वो दिया जाता है। इंडेक्सेशन कॉस्ट वहाँ पे दी जाती है। सो इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको टेबल दिया जाएगा, उसमें से आपको इंडेक्सेशन कॉस्ट ईयर वाइज लेना है। सो इंडेक्सेशन कॉस्ट फॉर द ईयर इन विच द एसेट इज ट्रांसफर्ड, कौन से ईयर में आपने ट्रांसफ़र किया है, 2023 में किया है। सो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब ये 2023 में सपोज हमने ट्रांसफ़र किया है, तो 2023 का एक्विजिशन कॉस्ट, इंडेक्सेशन एक्विजिशन कॉस्ट क्या है वो हम वहाँ पे कंसिडर करेंगे, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन, indexed cost of acquisition for the year in which the asset was first held by the assessee, maybe previous year 2001, 2002, whichever is later.
तो जो सबसे आगे का है वो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो उसी हिसाब से 2001 एंड 2 अभी यहाँ पे बेस ईयर माना है, मैंने बहुत पहले जाके 1981 का माना था। सो 2001 एंड 2 का बेस ईयर अगर 100 मानते हैं तो आज की डेट में उसका वैल्यू कितना होगा वो आपको दिया जाएगा। तो उसके हिसाब से इंडेक्सेशन कॉस्ट डिवाइडेड बाय इंडेक्सेशन, यहाँ पे सेलिंग इंडेक्सेशन कॉस्ट आए, मतलब सेलिंग के डेट में इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था और एक्चुअल में जब एक्वायर कर रहे थे तब इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या था, उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सो वो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नेट सेल कंसिडरेशन में से हम माइनस करेंगे, फिर आएगा हमारे पास, अभी देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन विल हाउएवर नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 112A। यहाँ पे प्रिजम्पटिव टैक्सेस के लिए जो अप्लीकेबल करते हैं, मतलब ये एक स्कीम के अंडर अगर कोई जाता है इस स्कीम के अंडर तो उसको वो अप्लीकेबल नहीं रहेगा। एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फॉर ट्रांसफर ऑफ बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स अदर देन कैपिटल इंडेक्स्ड बॉन्ड्स इशूड बाय द गवर्नमेंट एंड सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स इशूड बाय द RBI। ठीक है, तो यहाँ पे ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करते समय हमें क्या करना है, नेट सेल कंसिडरेशन माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करोगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके पास आएगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, ओके। अभी हमारे सामने आया लेस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ, हाँ अभी लेस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ हमने एक्विजिशन कैलकुलेट किया और हमें पता है कि अगर बीच में हमने कुछ इंप्रूवमेंट के तौर पे अगर कुछ इनकर किया तो उसका भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कर निकालना पड़ेगा, लेकिन वो भी इंडेक्स्ड, लेकिन वो भी क्या करेंगे हम, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे लास्ट वाली स्लाइड बची है हमारी कैपिटल गेन से रिलेटेड, थोड़ा सा अच्छे से फोकस करो तो समझेगा आपको। कहाँ तक पहुँचे थे, हमने पहले क्या किया, नेट सेल कंसिडरेशन कंसिडर किया, उसमें से लेस किया इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अभी इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर सिर्फ उसको एक्वायर किया होगा तो अगर हमने कुछ इंप्रूवमेंट के तौर पे उसमें अगर कुछ इन्वेस्टमेंट किया है तो वो कॉस्ट ऑफ इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी हम क्या करेंगे, इंडेक्स्ड के लेवल पे कैलकुलेट करेंगे और वो चीज़ वहाँ से हम माइनस करेंगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का इंडेक्सेशन हम कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी गोइंग टू बी सेम। सो 2000 कब ट्रांसफर कर रहे हैं, 2023, तो उस केस में 2023 का इंडेक्सेशन कितना है वो लेंगे और जिस डेट पे हमने इंप्रूवमेंट किया था उसका इंडेक्सेशन का परसेंटेज जो भी रेट दिया जाएगा वो दोनों माइनस करने के बाद हमारे पास आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यही बोला था मैंने, सिर्फ हम इंप्रूवमेंट कंसिडर नहीं कर रहे थे नॉर्मल केस, अभी इंप्रूवमेंट है तो उसका भी इंडेक्सेशन लेंगे, लॉन्ग टर्म है ना क्योंकि, तो उसका भी हम क्या करेंगे, इंडेक्सेशन लेंगे और वो भी माइनस करने के बाद आएगा हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ओके, आफ्टर दैट लेस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54B, D, E, C, F लाइकवाइज। ठीक है, सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स। अब ये जो डिडक्शंस हैं वो अलग से हम 54 सेक्शन के अंदर क्या क्या आता है वो देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कैपिटल गेन का थ्योरेटिकल पार्ट पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। अभी एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, देखो ये वाले पार्ट में थोड़ा सा हम फोकस करते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में हमें फोकस करना है। सपोज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपकी सेलिंग प्राइस जो है, सपोज सेलिंग प्राइस हमारी 25 लाख है। ठीक है, सो नेट कंसिडरेशन हमें कितना मिला है, 25 लाख। ठीक है, और उसको पाने के लिए मुझे कितना 25,000 वहाँ पे एक्सपेंसेस इनकर करना पड़ा। मेरे पास एक एसेट थी, मेरे पास एक फर्नीचर था या फिर व्हीकल थी जो 25 मतलब बहुत महंगी थी, उसको मैं सेकंड में बेचना चाहता था। जब भी उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू जो भी थी तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे उसे बेचना था, तो उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी थी, 25 लाख। अभी उसे बेचने के लिए मुझे थोड़ा सा उसका डेंटिंग पेंटिंग करना पड़ा। सो वो डेंटिंग पेंटिंग के लिए मेरे 25,000 अगर गए हैं तो इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू या फिर एक्चुअल में कितना मिलना चाहिए, फिर अभी मुझे 24,75,000। तो ये 24,75,000 क्या हुआ, ये देखो ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। उसके बाद द एक्सपेंसेस इनकर टू एक्वायर दिस रियलाइजेशन वो हमने लेस कर दिया। फिर ये आया मेरा नेट रियलाइजेबल, नेट
सेल्स कंसिडरेशन, ये है मेरा नेट सेल्स कंसिडरेशन, ठीक है। उसमें से लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मीन्स क्या, ये एसेट जो 24,75,000 की है, जिसका रिटर्न डाउन वैल्यू जो भी होगा, रिटर्न डाउन वैल्यू जो भी होगा, जो हमारे बैलेंस शीट में एसेट साइड में मिलेगा, वो सपोज हमारा है 21,25,000, ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है, मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू। अगर मैंने ये माइनस कर दिया तो हमारा नेट डिफरेंस कितना होगा, 3,50,000। सो ये 3,50,000 मेरा क्या आएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अभी ये 3,50,000 मैंने विदाउट कंसिडरिंग इंप्रूवमेंट किया है, इंप्रूवमेंट होगा तो कंसिडर करेंगे, नहीं होगा तो क्या, जितना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उतना माइनस कर दिया, हमारे पास आया हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। अभी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अगर होता है तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट फिर से मेरा 25,000 है, सपोज मैंने बीच में 25,000 का और कुछ किया था उसको इनकर, तो वो भी लेस कर देंगे, फिर हमारा आएगा 3,25,000 विल बी आवर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और 54 के अंडर हमारे कुछ पिछले साल के कैपिटल गेन के लॉसेस वगैरह हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, उसी हिसाब से उसको भी डिडक्शन के तौर पे हम ले सकते हैं, एडजस्ट करके फिर नेट सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एक्चुअल में करके हम आगे लेके जा सकते हैं, वो भी वहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन उसको हम अलग से देखेंगे, ठीक है। सो अभी 3,25,000 हमारा क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सो ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के तौर पर डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। सो शॉर्ट टर्म हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया, और इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर देखने हैं तो थोड़ा सा हम इसको फोकस कर सकते हैं। सो जस्ट मिनट, हम उसको देखते हैं, पूरा कैपिटल गेन से रिलेटेड थोड़े से प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर हमें चाहिए तो उसको भी हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। जस्ट सेकेंड, ये देखो, ये फॉर्मेट ये है हमारा, सेल कंसिडरेशन माइनस एक्विजिशन कॉस्ट अगर करते हैं जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चाहिए तो उसके हिसाब से हमें करना क्या है, वहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उसके हिसाब से हमें करना क्या है, सीधा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वहाँ पे कैलकुलेट करना है, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ओके। सो अभी क्या करते हैं, हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं, मिलता है क्या। ये जितना भी आपने यहाँ पे अभी पढ़ा है वो पूरा का फुल फ्लेज एक जेन्युइन मटेरियल से आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। सो जेन्युइन मटेरियल जो भी है हमारा आईसी है, जो अफिक्स बॉडी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कह सकते हो आप, उसके हिसाब से हम देख रहे हैं, ठीक है। सो इसमें कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं तो उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस जो प्रैक्टिकली पूछे जा सकते हैं। अभी वो बीच में एसटीटी आया था ना, सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स, है ना। सो वहाँ पे वो याद रखना, सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स अगर है तो वो भी वहाँ पे डिडक्शन हमें मिलेगा, मतलब स्टार्टिंग में ही हम डिडक्ट कर सकते हैं उसको, सॉरी डिडक्शन नहीं मिलेगा, सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स अगर है तो उस फॉर्मेट में हमने देखा था, देखो सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स विल नॉट बी अलाउड टू टेक डिडक्ट टू एक्वायर दैट मच रियलाइजेशन, मतलब सेल वैल्यू आई हमारे सामने, तो सेल वैल्यू में से हम क्या करते थे, हम उसमें से एक्सपेंसेस जो इनकर करने पड़े वो हम डिडक्ट करते थे, है ना। तो यहाँ पे ऐसे करने की मतलब ये तो करेंगे हम, हाँ, लेकिन वहाँ पे अगर सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स भी अगर दिया जाए तो वो उतना रियलाइजेशन करने के लिए आपको जो भी दिया जाता है, जो भी आपने जो आप पे करते हो वो डिडक्शन वहाँ पे नहीं मिलेगा, मतलब सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स का डिडक्शन वहाँ पे हमें नहीं मिलेगा, मतलब हम नेट रियलाइजेबल वैल्यू में से उसे लेस नहीं कर सकते, ठीक है। चलो देखते हैं हमारे पास कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन है क्या यहाँ पे, सारे थियोरेटिकल पार्ट्स। यहाँ पे हमारे सामने एक क्वेश्चन है, देखो आप समझ सकते हो, अभी बहुत अच्छे से हम इस क्वेश्चन को देखने वाले हैं। यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। सो मिस्टर मिथुन परचेस्ड 100 इक्विटी शेयर्स, होप सो यू आर मीन्स द क्वेश्चन इज विजिबल टू यू ऑल। मिस्टर मिथुन परचेस्ड 100 इक्विटी शेयर्स ऑफ मेसर्स गुड मनी कंपनी लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2006। शेयर परचेस कर रहे हैं भाई साहब, 1 अप्रैल 2006 को परचेस कर रहे हैं, एंड रेट क्या है 1000 पर शेयर इन पब्लिक इश्यू ऑफ द कंपनी बाय पेइंग सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, ये जो अभी मैं बात कर रहा था ना, ये वाला सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जस्ट अ सेकेंड, उसको हम थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेते हैं,
ये वाला देखो सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स, ठीक है, ये हमें डिडक्शन नहीं मिलने वाला, ठीक है। कंपनी अलॉटेड बोनस शेयर्स इन द रेशियो, अब ये अकाउंटिंग का पार्ट है, आपको समझना चाहिए क्या करेंगे हम बोनस शेयर्स का। सो कंपनी अलॉटेड बोनस शेयर्स इन द रेशियो 1:1, मीन्स एक शेयर को एक शेयर आपको बोनस मिलने वाला है ऑन 1 दिसंबर 2021। कितने सालों का डिफरेंस है, 2006 से लेकर 2021। He has also received dividend of ₹10 per share on 1 May 2022। सो वो तो आगे की बात है, और उसका अगर डिविडेंड मिला है तो हमें कैपिटल गेन में क्या ही लेना। ही हैज़ सोल्ड, अभी अगर हमें डिविडेंड मिलता है तो दैट विल बी टैक्सेबल इन अदर सोर्सेस, है ना। जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का जो हमें मिलेगा वो अदर सोर्सेस में हम टैक्सेबल करेंगे। अभी हमारे लिए क्या है, कैपिटल गेन आ रहा है क्या, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ही हैज़ सोल्ड ऑल द शेयर्स ऑन 1 अक्टूबर 2022 एट द रेट ऑफ 4000 per share through a recognized stock exchange and paid brokerage 1% and securities transaction tax। ये 1% का ब्रोकरेज मतलब इसका डिडक्शन हमें मिलेगा, लेकिन सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स जो 0.02% जो चार्ज किया जाएगा वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। सो कंप्यूट हिज टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 2023-24 assuming that he is having no income other than given above। Fair market value of the shares of Good Money Company Limited as on 31st January 2018 is ₹2000 per share, है ना। इसने परचेज कितने में किया था, 1000। कब किया था, 2016 में। 2018 में उसकी वैल्यू क्या है, 2000, ठीक है। सो उसके हिसाब से अभी हम जाते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, मतलब देखो 2016 में वो उन्होंने क्या किया था, एक्वायर किया था। उसके बाद नियर अबाउट 2018 है, 2021, 2022 तब तक उसका चलता ही आ रहा है, मतलब ये मोर देन, अभी ये तो ये शेयर्स हैं इंडियन मार्केट के हैं तो 12 महीने से ज़्यादा होगा तो ये शॉर्ट टर्म होगा, सॉरी लॉन्ग टर्म होगा। हाँ, लेकिन ये सालों साल आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो ये लॉन्ग टर्म होना ही चाहिए। सो कॉम्पिटिशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर मिथुन फॉर असेसमेंट ईयर 2023-24। तो फॉर्मेट हमारा अभी जो देखा था वही है हमारा फॉर्मेट। देखो उसमें क्या क्या आता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ ओरिजिनल शेयर्स, अभी ग्रॉस सेल कंसिडरेशन कितना है, 100 मल्टीप्लाइड बाय 4000, 4 लाख रुपीज़, ठीक है। लेस ब्रोकरेज, अभी उन्होंने देखो 1000, अभी यहाँ पे क्या हुआ, 1000 पर शेयर उसका शेयर था वहाँ पे था, उसके बाद बोनस शेयर्स उसको मिले, है ना। सो वो सब कुछ हमने प्रॉपर कंसिडर करके ग्रॉस सेल कंसिडरेशन 100 मल्टीप्लाइड बाय 4000 दैट कम्स 4 लाख रुपीज़। लेस ब्रोकरेज, ब्रोकरेज कितना अमाउंट दिया था वहाँ पे 1%, वो हमने कैलकुलेट किया 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1%, 4000, ये वाला ब्रोकरेज हम यहाँ पे लेस कर देंगे। आया हमारे पास नेट सेल्स कंसिडरेशन, सो वो नेट सेल कंसिडरेशन कितना आ रहा है यहाँ पे 3,96,000, सो उसका माइनस कर दिया हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो उसके बाद लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उतने शेयर्स को हमने कितने में एक्वायर किया था, 2000 पर शेयर अगर वहाँ पे पेमेंट हो रहा है, ठीक है। सो हमने एक्वायर करते समय वहाँ पे 2000 पर शेयर वहाँ पे पे किया है। सो 100 मल्टीप्लाइड बाय 2000 रेफर नोट नंबर 2। अभी नोट नंबर 2 में क्या लिखा है वो आप देखो, यहाँ पे आपको समझेगा वो रेट यहाँ पे कैलकुलेट कैसे किया गया है, ठीक है। देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक्सीडिंग ₹1 लाख ऑन सेल ऑफ ओरिजिनल शेयर्स थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन एंड सेल is taxable under section 112A at the concessional rate of 10% without indexation of benefit। विदाउट इंडेक्सेशन एंड बेनिफिट ऐसे क्यों, क्योंकि एक स्पेसिफिक अमाउंट को एक्सीड कर रहा है तो उस केस में इसको प्रिजम्पटिव टैक्सेस के अंडर आपको क्या करना पड़ेगा, या उस स्पेशल स्कीम के अंडर उसको कंसिडर करना है सेक्शन 112A के अंडर। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड 10% विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट वहाँ पे आपको मिलेगा। Cost of acquisition of such equity shares acquired before 1st February 2018 is higher of cost of acquisition, that is 1000 per share, and lower of fair market value such as 2000 per share, and full value of consideration that is ₹4000 per share।
तो इसको कंपेयर करते हुए हमने किया, सो द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ओरिजिनल शेयर इज ₹2000 पर शेयर. Since the bonus shares are held for less than 12 months before sale and gain arising out of from them is a short term capital gain chargeable to 15% of per section. अभी जितना भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा उस पर वो उतना रेट, मतलब 15% टैक्स तो लगने वाला है जो डिविडेंड पे लगेगा, है ना, या नहीं लगेगा देखेंगे हम. सो सिंस द बोनस शेयर्स एंड द गेन अराइजिंग फ्रॉम arising therefrom is short term capital gain chargeable to tax at the rate 15% as per the section 111A after adjusting the unexhausted basic exemption limit, that is rupees 3 lakh less 2000 being the amount of dividend. Since Mr. Mithun is over 60 year of age, he is entitled of for higher basic exemption limit. ये भी कंडीशन हमें वहाँ पे एप्लीकेबल करना है क्योंकि वो सीनियर सिटीजन है तो उसके लिए बेसिक एग्जामेशन लिमिट थोड़ी सी ज़्यादा है ना. सो रुपीज़ 3 लाख फॉर असेसमेंट ईयर 2023-24. ब्रोकरेज कितना पे किया वो भी यहाँ पे कैलकुलेट किया है. 1% बोला था तो उतना लिया था हमने. कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर्स विल बी नील सच एज शेयर्स आर अलॉटेड आफ्टर 1/4/2001. अभी वो बोनस शेयर इश्यू करते हैं उसका एक्विजिशन कॉस्ट नील ही होता है, फ्री में मिलते हैं ना. हाँ, तो सेलिंग प्राइस सिर्फ हमें कंसिडर करनी है. सिक्योरिटीज ट्रांसफर टैक्स इज़ नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन, तो ये तो हमने देखा ही है. तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे क्या किया है, हमारा एक्विजिशन कॉस्ट कंसिडर किया और 2000 पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय 2000 टोटल शेयर मल्टीप्लाइड बाय 100 2 लाख रुपीज़, और हमारे पास आया ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. तो उसके हिसाब से ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो हमने यहाँ पे अभी देखा है ये वाला कितना आया, 1,96,000. 3,96,000 माइनस 2 लाख मीन्स एक्विजिशन कॉस्ट लेस होने के बाद 1,96,000. उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ बोनस शेयर्स. अभी सेल ऑफ बोनस शेयर्स ये तो लॉन्ग टर्म का आया, हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है. अभी शॉर्ट टर्म में क्या था, वो जो बोनस शेयर्स थे एक साल के अंदर ही उसे डिसबर्स किया गया. सो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन बोनस शेयर्स. सो बोनस शेयर्स हमें जो सेल कंसिडरेशन मिला था 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 4 लाख रुपीज़. ब्रोकरेज हमने 1% जो हमने चार्ज किया था वो सेलिंग प्राइस में से लेस करेंगे, तो लेस किया 3,96,000 आया हमारा नेट सेल कंसिडरेशन. फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बोनस शेयर्स, वो तो नील है ना, पूरा फ्री में मिले थे, तो इसमें से ये माइनस होने के बाद हमारा नेट आएगा 3,96,000. ये आया हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. सो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. अभी ये यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि ये मिस्टर मिथुन का टोटल टैक्सेबल इनकम कितना है, तो उसके हिसाब से ये कैपिटल गेन प्लस अदर सोर्सेज का उसका इनकम कितना है जो भी होगा. ये डिविडेंड मिला देखो 2,000 रुपीज़ हमारे इसी शेयर्स पे, तो इन दोनों को ले लेंगे, टोटल कर लेंगे. सो ये 196 प्लस 396 प्लस 2,000 दैट कम्स 4,94,000 इज द टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर मिथुन. ठीक है, ये वाला था हमारा कैपिटल गेन के ऊपर छोटा सा क्वेश्चन. ओके, सो आज के लिए इतना काफ़ी है. सो एक क्वेश्चन हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन होल एंड सोल जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आया था वो हमने देखा, और बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ कैपिटल गेन का हमने यहाँ पे डिस्कस किया है. सो बाकी का पोर्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. आज के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर.